नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में साइबर सुरक्षा वाले से इस सीरीज के अंतर्गत दोस्तों एक और नए सेशन पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 पर आज डिस्कस करेंगे और आज हम बात करेंगे ई गवर्नेंस के कुछ बचे हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों को। लेक्चर नंबर 5 में भी हमने इसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसरों को देखा था और उसके कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन आंसर है जो इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनमें हम आज के सेशन में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये जो पार्ट है ये भाग 2 भी हो सकता है ना, इसको हम भाग 2 भी लिख सकते हैं। भाग 2 भी हो सकता है ये किसका, ई गवर्नेंस सर्विस वाले चैप्टर का। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। ये सेशन बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी थर्ड ईयर वाले छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है। नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट किया करें। प्लेलिस्ट में जितने भी आवश्यक और जितने भी सब्जेक्ट हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट नोट्स के साथ आपको सभी लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसे आप देख करके आसानी से अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आइए सेशन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ डिजी लॉकर विद द परसेप्शन ऑफ सिटीजन। क्या है परसेप्शन ऑफ सिटीजन? तो कहा जा रहा है कि सिटीजन्स के दृष्टिकोण से जो डिजी लॉकर होता है उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा सेशन, बल्कि लेक्चर नंबर 1 से ही लेकर के ये कंप्लीट होने वाला है। तो सिटीजन्स के अकॉर्डिंग, सिटीजन्स के दृष्टिकोण से कौन कौन सी लाभ हो सकते हैं डिजी लॉकर के। ऑप्शन ए कहता है क्लाउड बेस्ड एक्सेस। तो ये तो आप पहले भी जान चुके हैं, लेक्चर नंबर 5 में भी आप लोग हमने इससे संबंधित चर्चा की थी, क्लाउड बेस्ड एक्सेस क्या होती है ना। और ये फैसिलिटी डिजी लॉकर प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को के लिए। इसके बाद ऑप्शन बी कहता है एक्सचेंज डॉक्यूमेंट डिजिटली डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करने के लिए या करना, इसका क्या एक अन्य लाभ हो सकता है। सी कहता है बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, दोनों ही लाभ हो सकते हैं। या ऑप्शन डी कहता है नहीं, कोई नहीं। तो दोस्तों डिजी लॉकर के जो लाभ है एक सिटीजन्स के अकॉर्डिंग, तो क्लाउड बेस्ड एक्सेस तो साथ में मिलती ही है, साथ ही साथ में हम डिजी लॉकर के माध्यम से डॉक्यूमेंट का डिजिटली एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही लाभ इसके आंसर हो जाएंगे, दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ डिजी लॉकर विद द परसेप्शन ऑफ एजेंसीज। तो एजेंसीज के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 1 था सिटीजन्स के अकॉर्डिंग, सिटीजन्स के दृष्टिकोण से, और क्वेश्चन नंबर 2 है एजेंसीज के दृष्टिकोण से डिजी लॉकर के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है रेड्यूस ओवरहेड, ऑप्शन बी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सी बोथ, या फिर डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो एग्जैक्टली रेड्यूस्ड ओवरहेड, डिजी लॉकर के आ जाने से जो एजेंसीज होती है उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन होता था ना वो कम हो गया। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी एक विशेष क्वालिटी है डिजी लॉकर की, जिसके कारण एजेंसीज का जो काम है वो बहुत ही पारदर्शिता उस काम में आ चुकी है, ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है और काम इसी हो चुका है। तो इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं। अगला है रियल टाइम वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ध्यान से पढ़िएगा, रियल टाइम वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज पॉसिबल इन द डिजी लॉकर। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या डिजी लॉकर में रियल टाइम वेरिफिकेशन पॉसिबल है किसी भी डॉक्यूमेंट का। रियल टाइम वेरिफिकेशन, क्या कभी भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जा सकता है रियल टाइम में? यस और नो में इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, या ऑप्शन सी कांट से कुछ कह नहीं सकते। बस 3 ही ऑप्शन इस प्रकार के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे आपको। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। डिजी लॉकर के अंतर्गत किसी भी डॉक्यूमेंट का हम रियल टाइम में वेरिफिकेशन कर सकते हैं, सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर एक्ट एज अ सिक्योर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। डिजी लॉकर एक्ट एज अ सिक्योर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। तो जो डिजी लॉकर, जिस डिजी लॉकर की हम बात कर रहे हैं, क्या ये डिजी लॉकर एक सुरक्षित डॉक्यूमेंट के एक्सचेंज करने का कार्य करता है? सुरक्षित, कि डॉक्यूमेंट को जब हम एक्सचेंज करते हैं तो कितना सुरक्षित है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी कुछ कह नहीं सकते।
तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। डिजीलॉकर जो है ये सुरक्षित ट्रांसफर या सुरक्षित एक्सचेंज, डॉक्यूमेंट के एक्सचेंज पर फोकस करता है या कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द मास सर्टिफिकेट सेक्शन ऑफ डिजीलॉकर हैज अ सेक्शन। कहा जा रहा है कि डिजीलॉकर में जो अलग अलग सेक्शन होते हैं उनमें से एक सेक्शन है माय सर्टिफिकेट। तो जो माय सर्टिफिकेट सेक्शन होता है उसमें कितने सेक्शन होते हैं? माय सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में कितने सेक्शन होते हैं? सब सेक्शन उनको कह सकते हो। कितने सेक्शन होंगे? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों याद रखिएगा, माय सर्टिफिकेट सेक्शन में जो डिजीलॉकर एक ऐप है उसको जैसे आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा माय सर्टिफिकेट का। उसे ओपन करोगे तो उसमें कितने सेक्शन देखने को मिलेंगे? याद रहे 2 सेक्शन वहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? कौन कौन से, इस पर भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन अवेलेबल। क्या कहा जा रहा है? विच ऑप्शन अवेलेबल कहां पर? अंडर माय सर्टिफिकेट। जिस माय सर्टिफिकेट की हमने चर्चा की थी इस क्वेश्चन में, माय सर्टिफिकेट सेक्शन में पूछे जा रहा है कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, और ये वही ऑप्शन है जिन ऑप्शनों की हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? तो ऑप्शन ए कहता है अपलोड डॉक्यूमेंट का, और ऑप्शन बी कहता है डिजिटल डॉक्यूमेंट का। क्या ये दोनों है? एग्जैक्टली दोनों ही ऑप्शन यहां पर देखने को मिलते हैं। किस में? कौन से सेक्शन में? माय सर्टिफिकेट सेक्शन में। तो डिजीलॉकर को विशेष रूप से आप लोग याद रखेंगे, और डिजीलॉकर में जो सेक्शन दी जा रहा है ना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है आज के सेशन में। तो एक एक अलग अलग सेक्शनों में जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और सभी सेक्शनों को सेपरेटली याद करने का प्रयास आप लोग करेंगे। डिजीलॉकर में एक सेक्शन होता है माय सर्टिफिकेट का। माय सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में सब सेक्शन होते हैं 2 या 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं? अपलोड डॉक्यूमेंट का और डिजिटल डॉक्यूमेंट का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिजिटल डॉक्यूमेंट सब सेक्शन। क्या कहा जा रहा है? डिजिटल डॉक्यूमेंट सब सेक्शन ऑफ डिजीलॉकर कंसिस्ट ऑफ। डिजीलॉकर के डॉक्यूमेंट के सब सेक्शन में क्या रहता है? डिजीलॉकर का एक सब सेक्शन है। कौन सा? डिजिटल डॉक्यूमेंट का। कौन सा सब सेक्शन है दोस्तों? डिजिटल डॉक्यूमेंट के नाम से एक सब सेक्शन देखने को मिलता है डिजिटल डॉक्यूमेंट का। ठीक है ना, जिसे हमने अभी अभी तुरंत अभी देखा था। डिजिटल डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में क्या होता है? भूल तो नहीं गए ना? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, मैं फिर से वहीं पूछाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था कि माय सर्टिफिकेट वाले सेक्शन का सब सेक्शन, ये 2 सब सेक्शन होते हैं या 2 ऑप्शन होते हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट और डिजिटल डॉक्यूमेंट का। क्वेश्चन नंबर 7 जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वो बोल रहा है कि इस डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट वाला जो सबसेक्शन या ऑप्शन है, इसमें क्या होता है, क्या पाया जाता है, क्या मिलता है? यूआरएल ऑफ डॉक्यूमेंट इश्यूड, या इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट, या पीडीएफ ऑफ डॉक्यूमेंट, या ये पर ये सभी। तो याद रखने का प्रयास करना, जो माय सर्टिफिकेट वाला सेक्शन है उसमें 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उनमें से एक ऑप्शन है डिजिटल डॉक्यूमेंट का, और उस डिजिटल डॉक्यूमेंट में क्या रहता है दोस्तों? तो उस डॉक्यूमेंट का, उस डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है उस डॉक्यूमेंट का एड्रेस, और किसी भी डिजिटल आइटम का एड्रेस किस फॉर्म में होता है? यूआरएल में। उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यूआरएल ऑफ डॉक्यूमेंट इश्यूड, जो डॉक्यूमेंट इश्यू किया गया है उसका यूआरएल, दैट मींस उसका एड्रेस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट। द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट इन अपलोडेड डॉक्यूमेंट सेक्शन ऑफ डिजीलॉकर। आसान भाषा में कहूं तो डिजीलॉकर, ये क्वेश्चन कहता है कि डिजीलॉकर में जो हम डॉक्यूमेंट को इश्यू करते हैं, अपलोड करते हैं, उस डॉक्यूमेंट की साइज कितनी होनी चाहिए? कोई भी डॉक्यूमेंट या तो आप फोटो अपलोड करोगे, या पीडीएफ अपलोड करोगे, या कोई दूसरा फॉर्मेट होगा। तो जब उसको अपलोड करोगे तो उसका साइज कितना होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना कि यार 1 GB 2 GB का आपने डेटा डाल दिया तो बहुत बड़ी फाइल हो जाती है भाई, है ना? तो इतना बड़ा तो हम डाल नहीं सकते। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन कहा गया, ऑप्शन ए कहता एग्जैक्ट 100 MB,
कि कोई भी डॉक्यूमेंट 100 MB का होना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी कहता है कि नॉट मोर देन 100 MB, कि 100 MB से ज्यादा का डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी बी कहता है, ऑप्शन डी ऊपर आ गया क्या, इट्स ओके कोई बात नहीं। ऑप्शन सी कहता है कि मोर देन 100 MB, और ऑप्शन डी कहता है कोई भी साइज चलेगा। तो कोई भी साइज नहीं चलेगा, ऑप्शन डी को काट दीजिए। एग्जैक्ट भी यहां नहीं होता है कि कोई डॉक्यूमेंट छोटा होता है कोई डॉक्यूमेंट बड़ा होता है, तो एग्जैक्ट 100 हो नहीं सकता। अब ऑप्शन आपके पास दो ही बचते हैं, बी और डी बचता, बी और सी बचता है। ऑप्शन बी कहता है कि 100 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ऑप्शन सी कहता है कि 100 MB से ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर संघर्ष इन दोनों का है, याद रखिएगा 100 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ज्यादा है ना, मोर देन 100 MB, तो ये नहीं, गलत हो जाएगा। 100 MB से ज्यादा का नहीं बल्कि 100 MB से कम का होना चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 100 MB, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेट ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट इन डिजीलॉकर इज, डिजीलॉकर में जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज तो आपने जान ली, जरा उसका फॉर्मेट भी जान लीजिए। ऐसा है क्या, कोई वीडियो को अपलोड कर सकते हैं क्या डिजीलॉकर में, नहीं कर सकते। कौन कौन सा फॉर्मेट हो सकता है, क्या पीडीएफ अपलोड की जा सकती है किसी डॉक्यूमेंट की, या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में किसी फाइल को हम वहां पर डिजीलॉकर में अपलोड कर सकते हैं सेव कर रखने के लिए, या पीएनजी फॉर्मेट में रख सकते हैं, या फिर ये तीनों ही फॉर्मेट वैलिड होते हैं। तीनों ही फॉर्मेट में किसी भी डॉक्यूमेंट को हम डिजीलॉकर में रख सकते हैं। एग्जैक्टली तीनों ही फॉर्मेट में डिजीलॉकर में तीनों ही फॉर्मेट में हम अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने डिजीलॉकर का यूज नहीं किया है तो मोबाइल की ऐप प्ले स्टोर पर जाइएगा, डिजीलॉकर नाम की ऐप को डाउनलोड कीजिए, सरकारी ऐप है ये, और इसमें अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंट आपके हैं उन सभी का पीडीएफ बनाइए। ये पीडीएफ या फिर जो है जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में फोटो खींच करके भी आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। वहां पर आपके सभी डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहते हैं। बाय चांस कभी आपके पास अगर उनकी हार्ड कॉपी नहीं भी होती है ना, तो आपका इस डिजीलॉकर आपको कहीं पर भी जो है डॉक्यूमेंट लेस आपको महसूस नहीं होने देगा, ये आपका काम चला देगा। बाय द वे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कंसिस्ट ऑफ यूजर पर्सनल डिटेल। आसान भाषा में कहूं तो क्वेश्चन कहता है कि डिजीलॉकर के कौन से सेक्शन में यूजर की पर्सनल डिटेल मिलती है। ऑप्शन ए पर्सनल प्रोफाइल में, या यूजर प्रोफाइल में, या माय प्रोफाइल में, या इनमें से किसी में नहीं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। माय प्रोफाइल में जो है जो डिजीलॉकर की माय प्रोफाइल होती है उसमें यूजर की पर्सनल डिटेल देखी जा सकती है। क्लियर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माय सेक्शन ऑफ डिजीलॉकर कंसिस्ट, तो डिजीलॉकर का जो माय सेक्शन होता है, माय सेक्शन, ये सब सेक्शन अलग अलग चल रहे हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग, सेक्शनों को मिक्स मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो माय सेक्शन, डिजीलॉकर का जो माय सेक्शन होता है इसमें क्या होता है, क्या इश्यूअर का या इश्यू करने वाले का नाम होता है, या नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इश्यूड टू द यूजर, तो यूजर के द्वारा जो डॉक्यूमेंट इश्यू किए गए हैं उनका नाम, डॉक्यूमेंट का नाम होता है या इश्यूअर का नाम होता है। तो याद रखिएगा ये दोनों ही डिटेल आपको माय सेक्शन में देखने को मिल जाती है। इश्यूअर का नाम, इश्यू करने वाले का नाम कि इस डॉक्यूमेंट को किसने इश्यू किया है, और साथ में कितने डॉक्यूमेंट इश्यू किए गए हैं, ये डिटेल आपको माय सेक्शन में देखने को मिल जाती है। इसलिए सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। नेक्स्ट है माय रिक्वेस्टर सेक्शन। माय रिक्वेस्टर सेक्शन, अब देखिए डिजीलॉकर का एक अन्य सेक्शन है माय रिक्वेस्टर सेक्शन। पूछ रहा है कि इसमें क्या मिलता है। इसमें क्या है, रिक्वेस्टर का नाम मिलता है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जो यूजर के द्वारा रिक्वेस्ट किए गए हैं भाई, डाउनलोड करने के लिए रिक्वेस्ट किए गए हैं। तो रिक्वेस्ट करने वाले का नाम कि किसने डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट किए, देखिए कितनी डिटेल ये दे रहा है आपको, आपने वहां पर डाल दिया है। अब आप उस साइट से कहें कि डिजीलॉकर से अगर कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करता भी है, कोई लेता भी है ना, तो वहां पर उसकी पूरी डिटेल मिलेगी आपको डाउनलोड करने वाले की, भले आपने ही डाउनलोड क्यों नहीं किया होगा, तो वहां पर पूरी डिटेल आपको यह भी मिलेगी कि आपने कब कब इनका यूज किया है, वो डिटेल भी आपको वहां देखने को मिल सकती है। कौन से सेक्शन में, माय रिक्वेस्टर सेक्शन में, और तो इसलिए इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा।
कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक चल रहा ना प्रॉपर, एकदम स्मूथ क्लास चल रही है ना? कमेंट करके बताते रहिएगा यार, ठीक है? क्योंकि साइबर सुरक्षा जैसे विषय बार बार पढ़ने को नहीं मिलते। आई थिंक कि बीए में आप पहली बार इस विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने लाने का प्रयास किया, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके, मजबूत हो सके। क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट को ना कंप्लीटली सिर्फ शुद्ध हिंदी में समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, और जहां जहां आवश्यकता है इंग्लिश वर्ड लेने में क्या बुराई है, वहां पर इंग्लिश को भी ले लीजिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। और साथ ही साथ में जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, थोड़ी हेल्प उनकी भी हो जाएगी, सही है ना? चलिए अगला प्रश्न है, द सेक्शन डायरेक्टरीज। नया सेक्शन आ चुका है, कौन सा सेक्शन? डायरेक्टरीज का, डायरेक्टरीज का सेक्शन। अब पूछा जा रहा है कि इस सेक्शन में क्या है? डिजी लॉकर का जो डायरेक्टरीज सेक्शन है उसमें क्या है? कंप्लीट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इश्यूअर, जितने भी इश्यू करने वाले हैं, जितने भी इश्यू करने वाले हैं उन सबकी कंप्लीट लिस्ट मिलती है। या ऑप्शन बी कहता है रिक्वेस्टर, रिक्वेस्ट करने वालों के साथ रिक्वेस्ट करने वालों का नाम और उनका यूआरएल। अब ये तो आप जानते ही है ना कि डिजिटल दुनिया में यूआरएल ही सब कुछ होता है। जैसे फिजिकल लाइफ में सब कुछ क्या होता है, आपकी पहचान क्या होती है? आपका एड्रेस, कि आप कहां पर रहते हैं, क्योंकि अगर उस एड्रेस पर व्यक्ति पहुंच जाए तो आपकी संपूर्ण जानकारी वो ले सकता है। उसी तरह से डिजिटल दुनिया में सब कुछ जो होता है वह यूआरएल ही होता है, क्योंकि यूआरएल को हम डिजिटल एड्रेस के रूप में जानते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो एक कंप्लीट लिस्ट किसकी? इश्यूअर की, और रिक्वेस्टर की जानकारी, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट करने वाले की जानकारी और उसके यूआरएल के साथ में। क्या सही है दोनों? एग्जैक्टली दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि आपकी जो डायरेक्टरीज वाला सेक्शन होता है इसमें इश्यूअर के कंप्लीट लिस्ट, डॉक्यूमेंट इश्यू करने वाले की कंप्लीट लिस्ट, और साथ ही साथ में यूआरएल किसका? रिक्वेस्टर का, दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन अवेलेबल इन डिजी लॉकर। भाई डिजी लॉकर में कौन कौन से सेक्शन अवेलेबल होते हैं? कौन कौन सेक्शन अवेलेबल होते हैं? तो 3 सेक्शन यहां पर दिए गए हैं, डैशबोर्ड, इश्यूड डॉक्यूमेंट और अपलोड डॉक्यूमेंट। क्या ये होते हैं? एग्जैक्टली होते हैं, तीनों ही सेक्शन इसमें होते हैं। बहुत सारे सेक्शन होते हैं लेकिन तीनों ये सेक्शन भी होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी स्टैंड फॉर, ए फॉर एप्पल, वो एबीसी नहीं है। एबीसी स्टैंड फॉर, एबीसी का मतलब क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो अगर नहीं पढ़ के जाओगे ना तो सोचोगे अरे यार ये क्या, ये तो स्कूल वाला क्वेश्चन पूछ लिया। एबीसी का मतलब क्या है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, सही है ना? तो ये स्कूल वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्त, ये आपका 3rd ईयर वाला क्वेश्चन है। एबीसी का यहां पर फुल फॉर्म जो होता है ना वो होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्या होता है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, नहीं तो ए फॉर एप्पल ही बोलते चले जाओगे आप, एग्जाम में भी वही लिख करके आ जाओगे और वो ऑप्शन ढूंढने का प्रयास करोगे वो नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि बीए 3rd ईयर का एग्जाम है ये, है ना, क्लास 1-2 का नहीं है। तो क्या इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, क्या है ये? अरे ये एक ऐसा स्थान है, यह एक ऐसी दुकान है, या कहें कि यह एक ऑनलाइन दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर छात्रों के लिए विशेष जानकारी जो है अवेलेबल होती है, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ क्रेडिट फंड की भी व्यवस्था होती है। साथ में इसके अलावा और भी कई सारी एक ऐसी फैसिलिटियां होती है जो स्टूडेंट्स को अर्थात कि छात्रों को मदद की जा सके। ठीक है ना? तो इसे ही प्लेटफॉर्म का नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इसके बारे में हम आगे और पढ़ने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब इसके उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य क्या है? एबीसी का उद्देश्य क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कहता है प्रमोट स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। सेंट्रिक एजुकेशन दैट मींस क्या, कि सभी प्रकार की जानकारियों को, सभी प्रकार के डेटा को एक ही जगह प्रदान कर देना, उसको हम सेंट्रिक एजुकेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए संपूर्ण जानकारियों को विभिन्न अलग अलग प्रकार, जैसे एक लाइब्रेरी होती है ना, तो लाइब्रेरी में आप हर प्रकार की जानकारी को लाइब्रेरी में प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसी ही लाइब्रेरी आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी अवेलेबल करवाती है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा फोकस ऑन लर्नर फ्रेंडली टीचिंग, तो जो भी लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जहां पर फ्रेंडली टीचिंग की जा सके। इसके अलावा इम्प्लीमेंट एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच,
तो इंटर डिसिप्लिनरी आंतरिक दृष्टिकोण होता है व्यक्ति बच्चे का या स्टूडेंट्स का, उसको लागू करने की क्षमता भी यहां पर डेवलप की जाती है। क्या ये तीनों ही सही है? तो मैं कहूंगा ये तीनों ही सही है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये सभी प्रकार की सुविधाएं बच्चों को प्रोवाइड करके और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य करती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एबीसी। एबीसी के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? एबीसी के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट का अकाउंट ओपन करवाना, जी हाँ भाई, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टूडेंट्स को अपना एक अकाउंट जो है ओपन कराना होता है। इसके अलावा क्या स्टूडेंट्स के अकाउंट को क्लोज करने का काम भी क्या एबीसी ही करती है, या फिर उस स्टूडेंट्स के अकाउंट को वैलिडेट करना, क्या ये काम भी एबीसी ही करेगी? जी हाँ, तीनों ही काम एबीसी के द्वारा ही किए जाते हैं। अकाउंट खोलना, अकाउंट को बंद करना, अकाउंट की वैलिड को बढ़ाना या कम करना, ये सारे कार्य तीनों ही काम। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैरिंग आउट बाय एबीसी। तो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्य एबीसी के द्वारा किया जाता है। कौन सा कार्य? क्रेडिट एक्यूमुलेशन का या क्रेडिट वेरिफिकेशन का या क्रेडिट ट्रांसफर का। तो जैसे मैंने आपको इसके पहले एबीसी वाले पहले ही प्रश्न में कहा था ना कि ये स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्रेडिट की व्यवस्था भी करता है, तो उसमें एक्यूमुलेशन करना, वेरिफिकेशन करना और ट्रांसफर करना, ये तीनों काम भी एबीसी के द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 24 क्वेश्चन, टोटल 24 क्वेश्चन आज के सेशन में है, कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए यार बीच में छोड़कर मत जाया करें यार, फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बहुत कम स्टूडेंट हो जाते हैं तो फिर पढ़ाने का वो मोटिव भी थोड़ा सा कम होने लगता है। इसलिए थोड़ा सा रुक करके रहे यार, बहुत छोटा सेशन होता है ना। 24 क्वेश्चन टोटल हम डिस्कस करने वाले, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्स इन एबीसी इंक्लूड्स। अब देखिए एबीसी में कितनी सारी जानकारी मिल रही है, ये क्रेडिट भी अवेलेबल करवाता, फंड भी अवेलेबल करवाता है, इसके अलावा लाइब्रेरीज भी। अब देखिए कोर्सेज भी इसने डाल रखे, एबीसी में स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज भी है। कौन कौन से कोर्सेज है पूछे जा रहा है? क्या ऑनलाइन मोड में कोर्सेज जो कोर्सेज है वो मिलते हैं, एबीसी प्रोवाइड करता है, डिस्टेंस मोड के मिलते हैं या ऑफलाइन मोड में भी मिलते हैं, या फिर ए और बी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्त याद रखिएगा, ऑफलाइन सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है एबीसी, सिर्फ ऑनलाइन सर्विस ही प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन के साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग भी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी आपके सही है इसलिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, वैलिडिटी पूछा जा रहा है ऑफ दिस एकेडमिक क्रेडिट अर्न बाय स्टूडेंट्स बिल अप टू। तो स्टूडेंट्स के द्वारा जो क्रेडिट कमाया है, स्टूडेंट्स ने जो क्रेडिट कमाया है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी पर ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स के द्वारा जो क्रेडिट कमाया गया है, ठीक है ना, उसकी वैधता कितने वर्षों की होती है। अब यहां पर अब बच्चों, हर स्टूडेंट्स के पास पेमेंट नहीं होता है, तो कुछ एक्टिविटी दी जाती है जिसके माध्यम से वो कुछ क्रेडिट कमा सके इस एबीसी के अंतर्गत, और जो क्रेडिट वो अर्न करता है, कमाता है, उसकी वैलिडिटी होती है। और पूछा यही जा रहा है कितने सालों की वैलिडिटी होती है। 3 साल के लिए वो वैलिड होती है वो क्रेडिट, या 4 साल के लिए, 7 साल के लिए, या हमेशा के लिए, लाइफ टाइम। याद रहे ये जो क्रेडिट होता है ये 7 साल के लिए वैलिड होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, ओनली 7 ईयर। क्लियर। क्वेश्चन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ एबीसी। एबीसी का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? ऑप्शन ए, स्टूडेंट कैन ऑप्ट कोर्सेस या ओपीटी कोर्सेस एज पर चॉइस। स्टूडेंट्स जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ओपीटी कोर्सेस को ले सकता है, या ऑप्शन बी कहता है इनेबल द स्टूडेंट्स टू ड्रॉप आउट इन एनी ईयर। किसी भी वर्ष वह अपनी स्टडी को या अपने किसी उस कोर्सेस को किसी भी ईयर में ड्रॉप कर सकता है।
ऑप्शन सी कहता है दोनों ही सही आंसर, दोनों ही इसके महत्व हैं या कोई इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर भी सी ही होगा। ये दोनों ही फैसिलिटी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अंडर द एबीसी स्कीम स्टूडेंट कैन रीजॉइन इन। अरे भाई, एबीसी जो सुविधा प्रोवाइड करता, उस सुविधा के अकॉर्डिंग स्टूडेंट इसको कब रीजॉइन कर सकता है, फिर से ज्वाइन कर सकता है अपने कोर्सेज को। कब ज्वाइन कर सकता है? इन सेम यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकता है, या फिर इन डिफरेंट, एक यूनिवर्सिटी से उसने ड्रॉप आउट कर दिया है तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकता है, या फिर एज पर स्टूडेंट चॉइस, स्टूडेंट की मर्जी पर है, वो चाहे तो उसी यूनिवर्सिटी में फिर से एडमिशन ले ले या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में ले ले, है ना। ये ऑप्शन सी कहता है, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा यहां पर भी एज पर स्टूडेंट चॉइस चलती है। स्टूडेंट की जहां मर्जी हो, सेम यूनिवर्सिटी या डिफरेंट यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी वो फिर से ज्वाइन कर सकता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, इन हाउ मेनी स्टेप्स द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एबीसी टेक्स प्लेस। कितनी स्टेप लेता है रजिस्ट्रेशन में? एबीसी के रजिस्ट्रेशन में, एबीसी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कितने स्टेप में पूरा होता है, कितने चरणों में पूरा होता है? 10, 12, 15 या 5? एकदम इजी है, 5 स्टेप में, ठीक है ना। 5 स्टेप में एबीसी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पूरा होता है। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है, जिसे हम एबीसी कहते हैं, वुड एक्ट एज अ प्रेफरेंस पॉइंट फॉर फैकल्टी। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फैकल्टी के लिए किस रेफरेंस पॉइंट के लिए कार्य करता है? किस रेफरेंस पॉइंट के लिए कार्य करता है? ऑप्शन ए, क्रेडिट पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के क्रेडिट पॉइंट के लिए काम करता है, या रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए काम करता है, या कोर्सेस ऑफ स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, या इन सभी के लिए। तो यहां पर ऑप्शन ए कहता है कि इसमें जो रेफरेंस होता है ना एबीसी में, किसी अधिकारी की, किसी नेता का रेफरेंस नहीं लगता। इसमें किसका रेफरेंस लगता है? तो आपने एबीसी के अंदर कितने पॉइंट बना है, कितने पॉइंट अर्न किए हैं, उन पॉइंटों का रेफरेंस लगता है, ठीक है ना। तो यहां पर रेफरेंस पॉइंट की ही बात की जा रही है, और रेफरेंस पॉइंट क्या है? क्रेडिट पॉइंट है स्टूडेंट के, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। अगले सेशन में एक और नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, नए टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। निश्चिंत रहे दोस्तों, मैं पर डे ये क्लास दे करके आपकी सेशन को जल्दी ही कवर करवा दूंगा, और पॉलिटिकल साइंस में जो अभी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया वाला सेशन चल रहा है उसको भी मैं जल्दी कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहा हूं। आज भी उस पर सेशन आएगा, लेट आएगा लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी उनके क्लासेस अब कंटिन्यू हो जाए, और नेक्स्ट सेशन जो होगा इस सीरीज का वो साइबर सुरक्षा के परिचय पर होगा, साइबर सुरक्षा के परिचय पर, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जाने से पहले यार देखिए, कम से कम सेशन को, अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है ये सेशन, बेनिफिट है, हेल्पफुल है ना, तो लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा, क्योंकि सेशन में थोड़ा सा हमको भी जो है थोड़ा अच्छा लगता है कि इतने स्टूडेंट्स ने लाइक किया है, इतने स्टूडेंट हमारे इस मेहनत को पसंद करते हैं। पसंद करना ना करना ये तो आप लोगों के ऊपर ही रहता है ना। आप लोगों से पता चलता है कि यार हमारी खूबियां क्या क्या, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों के लायक भी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो कोशिश हम लोग पूरी करते हैं, लेकिन उसे बताते आप लोग ही हैं कि हाँ हम सही दिशा में आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप लोग बताते हैं तो हमें लगता है कि यार हाँ, आप लोगों के साथ साथ आने वाले नए स्टूडेंट्स के लिए भी हम बेहतर तरीके से उनको सुविधाएं प्रोवाइड कर सके एजुकेशन लाइफ के लिए, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर दैट, फॉर ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू सो मच।